एट द सी पॉइंट एंड एट द डी पॉइंट। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो सी पॉइंट है और डी पॉइंट है उसमें जो टेंशन लगने वाला है वो एग्जैक्टली सेम टेंशन लगने वाला है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों ने बी पॉइंट का वेलोसिटी निकालने की कोशिश की थी, तो अगर आपको टेक्निक याद आएगा तो टेक्निक ये था कि हम लोग अपने जर्नी को देख रहे थे फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, और इस जर्नी में हमें समझ में ये आया कि ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी हम ऐसा मान रहे हैं कि वो कन्वर्ट हो रहा है, मान रहे हैं कि वो सच में ही कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। मतलब दैट पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली ब्रिंगिंग द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आ रही है आपको बात समझ में? उसकी मदद से हम लोगों ने पुटअप करके डायरेक्टली हम लोगों ने बी पॉइंट का वेलोसिटी निकाल लिया था, दैट इज √5 rg। आज हमें सी पॉइंट का भी वेलोसिटी निकालना है, बट अगर आप नोटिस करेंगे और अगर हम हमारी टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में सी पॉइंट की वेलोसिटी नहीं निकाली है, मतलब कोई डेरिवेशन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, पोजीशंस व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल सी एंड डी, कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली लिखता है यूजिंग सिमिलर मैथमेटिक्स इट कैन बी शोन दैट वेलोसिटी इज √3 rg। खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी टेक्स्ट बुक ने यहां पे मेंशन करने की कोशिश नहीं की है। पर स्टिल अगर आपको एक आइडिया चाहिए कि अगर हम इसको सॉल्व करें कि हम लोग को वी सी पॉइंट की वेलोसिटी की जरूरत है, तो वी सी पॉइंट की वेलोसिटी का मतलब यह हुआ कि हमें इस वेलोसिटी की जरूरत है। यहां पे इस तरह से वी सी नाम की वेलोसिटी आएगी। अंडरस्टैंड करिए, आप वापस अपने पार्टिकल की जर्नी ए से लेके सी तक कंसीडर करें, सिर्फ सी तक कंसीडर करें, ए से लेके सिर्फ सी तक आप अपनी पार्टिकल की जर्नी कंसीडर करें। ए पे आपके पार्टिकल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, वो आप कंसीडर करें। वापस मैं रिपीट करता हूं, ए पे आपके पार्टिकल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी आप कंसीडर करें। और अगर आप नोटिस करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी आपके पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ इतनी हाइट आ रही है, और वो हाइट सिर्फ और सिर्फ आर की होगी। अगर आप पिछला डेरिवेशन देखेंगे तो हमने टोटल हाइट कंसीडर की थी जिसमें आर प्लस आर लिया था हम लोगों ने। अभी सिर्फ मैं पॉइंट सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट पॉइंट सी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आप यहां पे लिखेंगे वो सिर्फ होगा mgr बस। अगर आप पिछला वाला डेरिवेशन देखेंगे तो जब बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में किया था तो पोटेंशियल एनर्जी mg2r था। 2r क्यों था? क्योंकि ए पॉइंट का रिस्पेक्ट में अगर बी पॉइंट देखे जाए तो टोटल हाइट आपकी 2r की बनती है, पर यहां पे हम सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो टोटल हाइट सिर्फ आपकी आर की बन रही है। अब आपने सिमिलर चीज करनी है जो आप लोगों ने इसके साथ किया था, ये वाले चीज के साथ। आप पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल करेंगे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के साथ, बट यहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेंगे? सिर्फ mgr लेंगे। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी आपकी होगी हाफ m वी सी का स्क्वायर, बिकॉज आप फाइनली कहां आए? सी पॉइंट पे आए, माइनस हाफ m, इनिशियली आप कहां थे? वी ए पॉइंट पे थे। आप इस तरह से सॉल्व करेंगे इस चीज को। सेम टाइप से लिख रहा हूं जैसे मैंने कल लिखा। अगर आपने घर जाके लेक्चर पढ़ा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सिमिलर थिंग वी हैव रिटन इन द ए पॉइंट टू सी पॉइंट। आप देख सकते हैं यहां पे ए पॉइंट के टाइम पे हमने 2r mg पुटअप किया था बिकॉज 2r वाज द हाइट। हाइट कितनी थी? 2r हाइट थी। आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक ये टोटल हाइट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये है वो टोटल हाइट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कल। कितनी हुई? r प्लस आर 2r हाइट हुई। पर अभी आप 2r हाइट पे बात नहीं कर रहे, अब आप आधी हाइट पे बात कर रहे हो। इधर है वो सी पॉइंट, तो सिर्फ इतनी हाइट में आप इंटरेस्टेड हो।
इसलिए आपकी हाइट सिर्फ क्या मानी जाएगी, आर मानी जाएगी। तो आपका ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, 2r नहीं आएगा, सिर्फ rmg आएगा। यहां पे क्या आना चाहिए आपके लिए, आप कहां से कहां पे जा रहे हो, सी पॉइंट पे जा रहे हो, कहां से जा रहे हो, ए पॉइंट से जा रहे हो, सेम काम करना है आपने यहां पे, ठीक है। अब ये इक्वेशन को अगर आप वापस अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, तो अगर हम लोग यहां पे सॉल्व कर रहे हैं एट पॉइंट सी, अगर हम एट पॉइंट सी की बात करें, और एट पॉइंट सी अगर आप देखेंगे तो यही इक्वेशन हम किस तरह से लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी हमारी, सिर्फ और सिर्फ आर एम जी आएगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे हाफ एम वी सी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। I hope you're understanding why we are talking from VC to VA, because we have only considered the journey of a particle from A point to C point. तो C point final हो गया, A point initial हो गया। सिर्फ R क्यों कंसिडर किया है, आई होप ये भी सबको समझ में आ रहा है। अगर ये हमारे पार्टिकल की जर्नी है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, तो सिर्फ R नाम की हाइट हमने यूज की। अब आर एम जी, एम हाफ एम आप कॉमन ले सकते हैं, या फिर उसके पहले आप वी ए नाम की वेलोसिटी पुट कर सकते हैं जो रूट आर जी होती है, उसका यहां स्क्वायर हो जाएगा। आर एम जी में आप हाफ एम यहां से कॉमन ले, वी सी का स्क्वायर माइनस रूट आर जी, सॉल्व करके सिर्फ आर जी बचेगा। यहां से एम और एम कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2 आर जी पहुंच जाएगा, यहां पे चलेगा वी सी स्क्वायर माइनस आर जी, वी सी का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2rg plus rg, vc का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3rg, vc कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 3rg। अगर आप नोटिस करेंगे, यही फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में कहता है यूजिंग सिमिलर मैथमेटिक्स आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो हमने यूजिंग सिमिलर मैथमेटिक्स फॉर्मूला डिराइव कर दिया। तो सिमिलर मैथमेटिक्स क्या होता है, सिमिलर मैथमेटिक्स होता है कि जैसे आपने यहां पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखाया, यहां पे भी हमने पोटेंशियल एनर्जी को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखाया। पर यहां पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की थी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट से सी पॉइंट के बीच की है। इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है, इसलिए आप देख सकते हैं हाफ एम वी सी स्क्वायर हाफ एम वी ए स्क्वायर। यहां पे इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट बी था। एकदम सिमिलर डेरिवेशन जो कल किया था, एकदम सिमिलर डेरिवेशन, और आपको फाइनल आउटकम वीसी का मिल रहा है। हाँ या ना, अंडरस्टैंडिंग है? कल का डेरिवेशन देखा था, सिंपल उसी का एग्जैक्ट सेम है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर आपका पोटेंशियल एनर्जी, बस खत्म हो गई बात। हाँ या ना हो जाए? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सब लोगों को बातें समझ में आ रही हैं? टेक्स्ट बुक ने कहा है यूजिंग सिमिलर मैथमेटिक्स, हमने करके दिखा दिया, हमने करके दिखा दिया यूजिंग सिमिलर मैथमेटिक्स, हमने कर दिया यूजिंग सिमिलर मैथमेटिक्स। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। एवरीबडी रिप्लाई, सब लोग को रिप्लाई करना है। डन है क्या? आगे बढ़ सकते हैं क्या? कैन वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, नाउ व्हाट यू कैन डू इज दैट, एक और रिलेशनशिप है जो हमें पता होना चाहिए, जो कि टेंशंस के बीच वाला रिलेशनशिप है। अब वो टेंशन के बीच वाला रिलेशनशिप क्या है जो हमें पता होना चाहिए? ये है हमारा पेज नंबर 2, ठीक है। पेज नंबर 2 में हमें डिफरेंस बिटवीन द टेंशन एक्टिंग एंड द हाईएस्ट पॉइंट एंड द लोएस्ट पॉइंट, इसके बारे में हमें एक रिलेशनशिप निकालना है,
ठीक है, सिंपल है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उसके बारे में भी। टेंशन एक्टिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड टेंशन एक्टिंग एट द लोएस्ट पॉइंट के हमकी पहले से हमने बात कर ली है, ये डायग्राम है हमारे सामने। द टेंशन एक्टिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट इज TA, द टेंशन एक्टिंग एट द लोएस्ट पॉइंट इज TB, ये आप जानते हैं। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हम वो उसकी बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, टेंशन एट द एक्टिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट का क्या सिनेरियो क्या था। सिनेरियो ये था कि TA को हमने प्लस mg किया था, तो हमारा फॉर्मूला आया था mVA²/r, अगर आप याद करेंगे। TA को हम लिख सकते हैं mVA²/r माइनस mg। आई नो TA 0 है, मैं जानता हूं TA 0 है, बट कंसिडर करके चल रहे हैं। TA कैन बी रिटन एज, VA की जगह पे कुछ वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। VA होता है √RG का स्क्वायर बाय R माइनस mg। TA बराबर हो सकता है mRG बाय R माइनस mg। यहां से R और R कैंसिल हो जाएगा, TA बराबर 0 आ जाएगा। तो तब से जो हम TA को 0 0 बोल रहे थे, वो √RG पुट करने के बाद प्रूव करके दिखा दिया। टेक्निकली भी हम लोगों ने प्रूव करके दिखा दिया कि ऐसा करने से आपका आंसर 0 आ रहा है। आप देख रहे हैं R और R कैंसिल हो रहा है, mg माइनस mg, आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो कल जो हमने यहां लिखा हुआ है, कल जो हमने यहां लिखा हुआ था कि टेंशन बराबर 0 आता है, वो हम यहां पे प्रूव करके दिखा रहे हैं, ठीक है। बट वी वांट अ रिलेशनशिप बिटवीन द हायर टेंशन एंड द लोअर टेंशन। हमें हायर टेंशन और लोअर टेंशन के बीच में एक रिलेशनशिप चाहिए। तो कैसे हम हायर टेंशन और लोअर टेंशन के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, हमको उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या सिमिलर चीज हम कोशिश करेंगे हमारे लोएस्ट मोस्ट फॉर्मूला के साथ लगाने के लिए। ये तो हमारा पहला फॉर्मूला था। लोएस्ट मोस्ट में फॉर्मूला क्या था हमारे पास, TB माइनस mg mVB²/r, ये लोएस्ट पॉइंट पे हमारा इक्वेशन था। दिस वाज आवर इक्वेशन नंबर 2। सिमिलर चीज हम यहां पे भी कर रहे हैं। हम यहां पे कर रहे हैं TB इज इक्वल टू m, VB का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, √5RG का होल स्क्वायर अपॉन R, और ये प्लस mg यहां पहुंच जाएगा। TB बराबर आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये आएगा 5mRG अपॉन R प्लस mg। आई होप अंडरस्टैंडिंग, ये सब के सब लोग रूट के अंदर है, तो 5RG सिर्फ रूट से बाहर आएगा, उनका स्क्वायर नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होगा कि 5 का 25 R का स्क्वायर और G का स्क्वायर, नहीं, सब रूट के अंदर है, यहां भी सब रूट के अंदर है। तो सिर्फ स्क्वायर करने से रूट हटता है, बाकी वैसे का वैसा बच जाता है। अगेन आप यहां से नीचे से R और R कैंसिल कर सकते हैं, तो TB की वैल्यू आपकी आएगी 5mg प्लस mg, 5mg प्लस mg। इसका मतलब TB की वैल्यू आपकी आ रही है 6 टाइम्स mg। अगर आप टेक्स्ट बुक को नोटिस करेंगे तो टेक्स्ट बुक क्या फॉर्मूला लिखता है, जरा उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक फॉर्मूला लिखते हैं TB माइनस TA इज इक्वल टू 6 mg, एंड दिस इज अंडरस्टूड ना। अगर TB की वैल्यू 6 mg है और TA की वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं TB में से TA माइनस भी करूं तो आंसर 6 mg ही आने वाला है, क्योंकि TB खुद 6 mg है और TA खुद 0 है, तो 6 mg प्लस 0 विल गिव यू 6 mg ओनली। तो जो टेक्स्ट बुक का आंसर है 6 mg कैसे आता है, वो भी हम लोगों ने यहां पे प्रूव करके दिखा दिया। अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू टेंशंस, ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो आपको एक्चुअल में कितने फॉर्मूलेज याद रखने, 4। VCM में टोटल 4 फॉर्मूले आपको याद रखने। वैसे ये समझा, इज दिस क्लियर, सिंपल मैथमेटिक्स है, वैसे भी कुछ इसमें वो है नहीं।
ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस? मैंने क्या किया, यहां पे TA की वैल्यू निकाल के दिखाई, यहां पे TB की वैल्यू निकाल के दिखाई, खत्म हो गई बात। बस समझ में आया है सबको? ये गॉट इट है? ठीक है। VCM के अंदर 3-4 फॉर्मूले होंगे जो आपको अभी से याद करके रखने पड़ेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है क्लास? आपको याद करना है VA का फॉर्मूला। A मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट है, फॉर्मूला √RG है, सबसे पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपको याद करना है VB √5RG है, ये आपका लोएस्ट पॉइंट है। तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है VC का, जो √3RG है, ये आपका मिड पॉइंट है। ठीक है। एंड द लास्ट एंड द फाइनल थिंग जो आपको याद रखनी है वो है आपका अभी वाला फॉर्मूला जो मैंने टेंशन का निकाला हुआ। ठीक है। चौथा फॉर्मूला कि TB माइनस TA एक्चुअल में 6 mg होता है। अगर आपने ये 4 फॉर्मूले याद रखें तो आपका VCM टोटली कंप्लीट है। यही 4 फॉर्मूले डिराइव करने के लिए हम लोग VCM को सॉल्व कर रहे थे। इज VCM क्लियर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू? क्या VCM सब लोगों को समझ में आ रहा है? VD सेम रहेगा, जैसे VC चल रहा है वैसे ही VD चल रहा है, क्योंकि अगर दोनों जगहों पे टेंशन सेम है तो इट्स ऑब्वियस दैट दोनों जगहों पे अगर टेंशन सेम है तो दोनों जगह की वेलोसिटीज भी एक्चुअली सेम ही आने वाली है। बराबर? सो कल ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता। बस एक छोटा सी बात, ये 2 चीज बाकी थी जो हमने आज कर ली। इज दिस क्लियर विथ एवरीबॉडी? ठीक है। अब जो अगली चीज हमें समझनी है, अब जो हमें अगली चीज समझनी है वो है हमारा केस 2। केस 2 में हमें पढ़ना है मास टाइड टू अ रॉड। मतलब क्या? मतलब ये कि आप अपने मास को रस्सी से नहीं बांध रहे हो, आप अपने मास को एक रिजिड रॉड से बांध रहे हो। ये एक रिजिड रॉड है जिससे आपका मास बंधा हुआ है, और ये जो आपका रॉड है ये बंदा सर्कुलर मोशन करेगा। अब ये बंदा क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसा पूरा। कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ नॉलेज अपनी लगानी है। अगर ये बंदा सर्कुलर मोशन करता भी है, अगर आपका जो ये रॉड है अगर ये सर्कुलर मोशन करता भी है, तो आपने अंडरस्टैंड क्या करना है यहां पे? आपने यहां पे अंडरस्टैंड ये करना है कि कल जैसे अगर आप याद करेंगे तो एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के बाद वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। बट मैंने उनको जवाब क्या दिया था? मैंने उनको जवाब ये दिया था कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के बाद, क्योंकि रस्सी लगी हुई है साथ में और रस्सी के अंदर स्लैग आ जाता है, इसलिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी हमारे पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगी। बट ये जो चीज मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां पे, ये चीज एक रिजिड रॉड है। रिजिड रॉड का मतलब क्या होगा? रिजिड रॉड का मतलब होगा कोई ऐसी चीज जो बेंड नहीं हो सकती। रस्सी, स्ट्रिंग बेंड हो सकती है, पर एक रिजिड रॉड बेंड नहीं होता। अगर ये चीज बेंड नहीं हो सकती, इसमें स्लैग नहीं आ सकता, तो जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाओगे, अपर मोस्ट पॉइंट पे जब आप पहुंचोगे, तो इस पर्टिकुलर केस में आपकी स्पीड 0 मानी जाएगी। सिमिलर एग्जाम्पल कल मैंने कैच एंड कैच का भी दिया था। जब आप कैच एंड कैच में बॉल ऊपर फेंकते हैं, तो कैच एंड कैच में बॉल जब ऊपर जाता है, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट जब बॉल पहुंचता है, तो फिर वहां से बॉल वापस नीचे इसलिए आता है क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब ये सिमिलर केस यहां पे भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा समझिए
कि ये जो रिजिड सपोर्ट है ये इस बॉब को कोई मदद नहीं कर रहा है, इसकी वजह से बॉब को कोई मदद नहीं मिल रही है। और अगर आप ऊपर की तरफ पहुंचेंगे तो आपका जो बॉब है, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल दिस एज बॉब, जो मास नीचे लगा होता है उसको बॉब बोलते हैं। इसका मतलब अगर ये पॉइंट को हम ए पॉइंट कंसीडर करें और ये पॉइंट को हम बी पॉइंट कंसीडर करें, तो वी जो आपका अपर मोस्ट पॉइंट का होगा वो कितना होगा, 0। अपर मोस्ट पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी होगी वो प्रैक्टिकली 0 होगी। और जो v आपका लोअर मोस्ट पॉइंट का होगा उसका कोई डेरिवेशन नहीं है, √4rg, यानी कि आप लिख सकते हो 2√rg। और अगेन जो आपका t लोअर मोस्ट पॉइंट का है -t जो अपर मोस्ट पॉइंट का है, यहां पे भी फॉर्मूला उसका 6mg ही है, यहां पे भी उसका फॉर्मूला 6mg ही है। आदित्य आपका नेट चेक करो, यहां पे सब बराबर चल रहा है। सिमिलर फॉर्मूला अगर आप नोटिस करेंगे, ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली यही फॉर्मूला है, टीबी माइनस टी ए इज टी लोअर पॉइंट माइनस टी अपर पॉइंट, यही है दोनों, ठीक है। सेम फॉर्मूला आएगा, कोई डेरिवेशन नहीं है। वापस रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों ने सिर्फ 2-3 बातों को याद रखना है। क्या बात याद रखना है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब आप किसी रॉड के साथ इसको घुमाएंगे तो आपके टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 0 होगी, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी होगी, और टॉप मोस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के अगर टेंशन को आप माइनस करोगे सेम आंसर आएगा जैसे इतना आएगा। क्या ये 3 बातें सबको समझ में आ रही हैं? गिव मी यस और नो फॉर ऑल दीज 3 थिंग्स। नो डेरिवेशन, सिर्फ याद रखना है सब लोगों को कि ऐसा ऐसा होता है, बस। क्लियर है सब लोग के दिमाग में? पक्का? मास टाइड टू अ रॉड, अंडरस्टूड है, याद रखेंगे। बताए ना विजय, बताए ना, मैंने आपको कैचम कैच वाला एग्जांपल दिया ना। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कैचम कैच वाला एग्जांपल, है ना, वेलोसिटी क्यों 0 हो रही है उसके बारे में हमने बात किया। रॉड रिजिड है, रॉड क्या है, रिजिड है, ठीक है ना, रॉड रिजिड है। अगर रॉड रिजिड है तो हमें इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे कोई भी वेलोसिटी ना मिलने का रीजन क्या है, क्योंकि उसके रिजिड होने की वजह से ये सब चीज हो रही है। इससे जब ये अपर मोस्ट पॉइंट पे जाएगा तो आपको एक समझना है कि रॉड और बी पॉइंट के बीच में, रॉड और बी पॉइंट के बीच में रस्सी जैसी सिनेरियो नहीं आ रही है। रस्सी में स्लैग आता है ना, रस्सी में स्लैग आता है, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाता है तो रस्सी में स्लैग आता है, वैसा रॉड में नहीं आएगा। रॉड अगर रिजिड है तो उस स्लैग के ना होने की वजह से इस ऑब्जेक्ट को एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी नहीं मिलती। स्लैग जब कोई चीज होती है, स्लैग मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के बाद कोई चीज ऐसी आती है तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से चीज नीचे गिरने की कोशिश करती है, पर इसके केस में ऐसा नहीं हो रहा। इसके केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पे आने के बाद वेलोसिटी 0 हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह का एक झूला भी होता है, जब कोई चीज घूम के टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाती है ना, उस पॉइंट पे जाके वो झूला प्रैक्टिकली रुक जाता है। आपको कुछ सेकंड्स के लिए वो झूला वहां पे रुकता हुआ नजर आएगा। पर अगर आप एक रस्सी की मदद से, आप एक रस्सी की मदद से कोई पत्थर को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या वो चीज पत्थर ऊपर रुकेगा? नहीं, पत्थर ऊपर रुकने की कोशिश करेगा तो रस्सी स्लैग करके उसको नीचे गिरा देगी। पर इन द केस ऑफ दिस थिंग इट इज पॉसिबल कि ये पत्थर ऊपर जाके कुछ मिली सेकेंड्स के लिए तो रुक गया। आफ्टर दैट क्या होता है, आफ्टर दैट क्योंकि आपने कुछ ना कुछ इनर्शिया विनर्शिया लगाया हुआ है इसलिए वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ गिर जाता है। बट देयर इज पॉसिबिलिटी, प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अंडरस्टूड है?
विजय ने आई थिंक डाउट पूछा है। सौरभ कह रहे हैं टीए माइनस टीबी क्यों करते हैं? टीए माइनस टीबी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यह पता करना है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट का टेंशन है और जो लोएस्ट पॉइंट का टेंशन है, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन 0 है और जो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, हमें वो पता करना है। हमें यह पता करना है कि हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर या हमारे रॉड के ऊपर या हमारी रस्सी के ऊपर मैक्सिमम टेंशन कितना लग सकता है। ये जो टीएल नाम का टेंशन है, जो 6 mg आ रहा है, ये मैक्सिमम टेंशन है। मान, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? आपकी जो रस्सी है, आपकी जो भी रस्सी है, वो आपके वजन का 6 गुना टेंशन झेल सकती है। 6 टाइम्स mg का मतलब क्या हुआ? mg इज जस्ट योर वेट। 6 टाइम mg का मतलब हुआ कि आपकी रस्सी आपके वजन का 6 गुना झेल सकती है। अगर आपके वजन से ज्यादा फोर्स उस पर लग गई तो वो टूट जाएगा, रस्सी टूट जाएगी। जैसे कि अभी प्रीवियस डायग्राम में रस्सी बॉब पे लटकी हुई थी, बॉब रस्सी पे लटका हुआ था। अगर आपने खुद के हाथ से एक एक्स्ट्रा वजन वहां लगाने की कोशिश की तो रस्सी ब्रेक हो जाएगी। दिस फॉर्मूला इज गिविंग यू द मैक्सिमम टेंशन जो आपका लोएस्ट पॉइंट पे लगता है, उससे ज्यादा अगर टेंशन लगाने की कोशिश करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। ये फॉर्मूले से और ये फॉर्मूले से हमें ये समझ में आता है। इज दैट क्लियर? डन है? ओके क्लास, आपका जो अगला टॉपिक आप देख रहे हो वो स्फीयर ऑफ डेथ है, यानी कि 1.4.2 स्फीयर ऑफ डेथ, जो आई होप आपको पता है कि स्किप मार दिया गया। ठीक है, तो स्फीयर ऑफ डेथ अगर स्किप मार दिया गया है तो फिर डायरेक्टली अभी अपन रोटेशनल मोशन पे जा सकते हैं। अभी तक आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, अब डायरेक्टली अपन रोटेशनल मोशन में जा सकते हैं। पर उसके पहले क्यों ना हम सर्कुलर मोशन के एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स हैं थोड़े उनकी पूछताछ कर ले, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी करने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं सर्कुलर मोशन के ऊपर, आज एक एक करके सारे निपटा लेते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फिर एक काम करेंगे, फिर हम लोग रोटेशनल मोशन चालू करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम लोगों ने फिर क्या कर लिया है, हम लोगों ने फिर सर्कुलर मोशन का सारा टॉपिक भी पढ़ लिया है और हम लोगों ने सर्कुलर मोशन का पूरा टॉपिक भी पढ़ लिया है और हम लोगों ने उसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, कहाँ गया चैट सेक्शन? हाँ, टीबी और टीडी को इक्वल बताना हो तो टीबी और टीडी को इक्वल कैसे बताओगे आप? टीबी कहाँ है और टीडी कहाँ है? टीबी नीचे लग रहा है, टीडी यहां लग रहा है, कैसे इक्वल हो जाएगा रूपाली? हाउ कैन यू मेक टीबी एंड टीडी इक्वल? डायग्रामेटिकली पॉसिबिलिटी कैसी हो सकती है कि आप टीबी और टीसी को इक्वल करना है? टीबी और टीसी को इक्वल करने के लिए आप डायरेक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस का भी रीजन दे सकते हो। रूपाली का डाउट मैं आपको बताता हूं, वो पूछ रही है कि सर अगर हम टीसी यानी कि ये वाला टेंशन और हम ये वाले टेंशन को इक्वल साबित करके दिखाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने यहां लिखा था, सिंपल सी चीज है। अगर आप सेंटर पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो सेंटर पॉइंट यानी कि सी पॉइंट और डी पॉइंट पे जो खासियत है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ टीसी नाम का फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है यहां से, और सिर्फ टीडी नाम का फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है यहां पे। इसका मतलब आप न्यूटन्स के थर्ड लॉ से डायरेक्टली ये सामने वाले को बोल सकते हैं कि दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, दैट्स व्हाई वी कैन से टीडी बराबर टीसी बराबर टीडी। खत्म। इफ यू वांट टू राइट अ रीजन इन एग्जाम कि कैसे टीडी बराबर टीसी आया, तो आप डायरेक्टली न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट लिख के एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सो यू कैन सी टीसी एंड टीडी आर
Actually both are in opposite direction, both pointing towards the center, and both are at the same line also. That's why we can say that TD and TC are equal. आप ये वाला रीजन लिख सकते हैं. Is that clear, रूपाली? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. 12th न्यूमेरिकल मैं करने जा रहा हूं. सब लोग का ध्यान होना चाहिए यहाँ पे. न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि थ्योरी पढ़ पढ़ के आप 12th में अच्छे मार्क्स ले आएंगे, तो गलत सोच रहे हैं आप. अराउंड 60% ऑफ द सिलेबस में न्यूमेरिकल्स भरे हुए होते हैं, और सिर्फ 20 या 30 या 40% सिलेबस में आपको नॉर्मल थियोरेटिकल क्वेश्चंस दिखाई देंगे. इसलिए न्यूमेरिकल आपने बहुत अच्छी तरह से देखने हैं, समझने हैं. ये होगा हमारा आज का 4th पेज, और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 12वां क्वेश्चन. ठीक है, चलिए बिल्कुल अच्छी तरह से बात को समझेंगे. 12वां क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, somehow an ant is stuck to the rim of a bicycle. किसी तरह से एक चींटी बाइसिकल के रिम में अटक गई है. रिम मतलब आप समझ रहे होंगे, जो आउटर पार्ट होता है जिसमें टायर लगता है, जिसमें टायर को लगाते हैं, उसको रिम बोला जाता है. तो उस रिम में एक चींटी अटक गई है, और उस व्हील का डायामीटर 1 मीटर का है. डायामीटर 1 मीटर का, वो पूरा जो व्हील है उसका डायामीटर 1 मीटर का है, ऐसा वो कहते हैं. अब हमसे वो कहते हैं, while the bicycle is on a central stand. central stand सबको पता है बाइसिकल का central stand क्या होता है. the wheel is set into rotation. मतलब आपके बाइसिकल को सेंट्रल स्टैंड पे लगा के उस व्हील को रोटेशन में सेट किया, मतलब हो सकता है आपने पैडल घुमा दिया हो. and it attains a frequency of 2 revolutions in 10 seconds. please read this statement very very carefully. आपने साइकिल के टायर को रोटेशन में रखने के बाद, रोटेशन करने के बाद, इट अटेन्स 2 रेवोल्यूशंस प्रति सेकंड इन 10 सेकंड्स. मतलब क्या है कि 0 सेकंड्स टू 10 सेकंड्स का जो टाइम स्पैन हम पकड़ रहे हैं. जब 0 सेकंड्स मतलब क्या, जब आपने रोटेशन करना चालू किया, वो उस वक्त को हम 0 सेकंड्स पकड़ेंगे. और वहां से जब 10 सेकंड गुजरे, तो आपका जो व्हील है वो 10 सेकंड पे, 10 सेकंड वाले जो इंस्टेंट है उस पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो 2 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड हो गई थी. इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि it attains a frequency of 2 revolutions प्रति सेकंड in 10 सेकंड. attains का मतलब क्या है कि जब 10 सेकंड का वक्त गुजर गया, तब उसके पास 2 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड की फ्रीक्वेंसी आई. so I hope everybody is understanding this thing. This will be called as an initial time, and this will be called as the final time. इनिशियल टाइम का मतलब क्या होगा क्लास, जब सिनेरियो स्टार्ट हुआ. फाइनल टाइम का मतलब क्या है, जब क्वेश्चन में बता रहा है कि 10 सेकंड पे ऐसा ऐसा हुआ. रेवोल्यूशंस पर सेकंड इन 10 सेकंड्स का मतलब, मैं वही तो आपको बोल रहा हूं, वही तो मैं आपको समझा रहा हूं साइराज. जब 10 सेकंड का वक्त गुजर गया, जब 10 सेकंड्स का वक्त गुजर गया, तब उस टायर का रेवोल्यूशन 2 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड का था. अंडरस्टैंड. जब आपने रोटेशन करना शुरू किया होगा तो टायर घूम रहा होगा, तो आपने पहले सेकंड में नोटिस किया कि टायर इतना नहीं घूम रहा. फिर आपने दूसरे सेकंड पे नोटिस किया कि टायर की कुछ फ्रीक्वेंसी है, तीसरे सेकंड पे कुछ फ्रीक्वेंसी है, चौथे, पांचवें, छठवें, ऐसा ऐसा करते करते आपने नोटिस किया कि जब 10 सेकंड्स का वक्त हो गया था, तो अब आपका टायर 2 रेवोल्यूशंस प्रति सेकंड कर रहा था. These two are different things. Don't mix up that thing. 10 सेकंड का वक्त गुजर, जैसे मैं आपको बताता हूं, आपकी गाड़ी का जो टायर है, आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो क्या वो बहुत तेजी से घूमता है कि आराम आराम से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है? आराम आराम से आपकी, जैसे कि फैन का कंसीडरेशन करो. फैन जैसे ही आपने दबाया, जैसे ही फैन आपने पुट इन किया, तो फैन का बटन जैसे ही आपने ऑन किया,
तो आपको समझ में आ रहा हो कि आराम आराम से फैन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो आप अपनी घड़ी लेके बैठो, फैन को टच करके आप घड़ी लेके बैठो, पहले सेकंड में फैन की फ्रीक्वेंसी कम है, दूसरे सेकंड में फैन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तीसरे सेकंड में फैन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। मतलब क्या, आप टाइम के हिसाब से ये देख रहे हो कि फैन कितने रेवोल्यूशंस कर रहा है प्रति सेकंड। फिर आपको समझ में आया कि 10 सेकंड गुजरने के बाद फैन जो है अब 2 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड करता है। मतलब क्या, मतलब क्या, 10वां सेकंड जब आया, जब 10वां सेकंड आया, 10वां सेकंड जब आया, तब फैन 2 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड कर रहा था। मतलब 10वें सेकंड पे फैन ने 2 रेवोल्यूशन किए। ऑन द 10th सेकंड फैन ने 2 रेवोल्यूशन किए। आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट द सेंटेंस मीन्स? Are you people understanding what the sentence means? Everybody is getting an idea what that one line of the sentence wants to convey. 10वें सेकंड पे फैन 2 रेवोल्यूशंस प्रति सेकंड कर रहा है, 10वें सेकंड पे। एवरीबॉडी गिव मी यस और नो फॉर दिस स्टेटमेंट। क्या आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होगा कि आपका टायर स्टार्टिंग में ही 2 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड करने लग जाएगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद आपका वो साइकिल का टायर 2 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड करेगा। कितना सेकंड गुजर गए? 9 सेकंड्स गुजर गए। जब 10वां सेकंड आया तो 10वें सेकंड पे आपके फैन ने 2 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड किए। अगला स्टेटमेंट ये बोलता है विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म चल रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अल्फा इज यूनिफॉर्म। पहली चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है? कैलकुलेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द एंट इन दीज 10 सेकेंड्स। अब देखो क्वेश्चन, अगर आपने ये पहली वाली लाइन नहीं समझी होती तो आप इस क्वेश्चन का जवाब 2 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड देते। आपको क्या लगता? 0 से 10 सेकंड हो गए तो उसने 2 रेवोल्यूशंस प्रति सेकंड किए। ऐसा नहीं बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ऑन 10th सेकंड द टायर was having 2 रेवोल्यूशंस प्रति सेकंड। 10वें सेकंड पे टायर के पास 2 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड थे। पर क्वेश्चन तुम्हें क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन तुम्हें यह पूछ रहा है कि ये बताओ, क्वेश्चन तुम्हें यह पूछ रहा है कि ये बताओ कि 0 से 10 सेकंड के बीच में उसने कितने रेवोल्यूशन किए। और क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि 10वें सेकंड में उसने कितना कितना रेवोल्यूशन किया। फर्क है, बात में बहुत फर्क है। फर्स्ट पार्ट आपको यह बोलने की कोशिश कर रहा है कि 0 सेकेंड्स टू 10 सेकेंड्स में कितने रेवोल्यूशंस हुए, यह हमें क्वेश्चन बताना। हर्षदा पाटिल, वी कैन नॉट से कि 5वें सेकंड में उसका रेवोल्यूशन 1 रेवोल्यूशंस प्रति सेकंड था। इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, बट क्योंकि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है तो आपकी बात सही हो सकती है कि जब 5वां सेकंड था, 5th सेकंड था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड की थी। क्योंकि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन जैसा टर्म दिया है, इसलिए आपकी बात सही हो सकती है कि 5वें सेकंड तक वो 1 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड कर रहा था, फिर 10वें सेकंड तक उसका 2 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड हो गया। पर अभी हमें क्या बताना है? 0 से 10वें सेकंड के बीच में, 0 से 10वें सेकंड के बीच में इस टोटल टाइम में उसने कितने रेवोल्यूशंस किए। अगर सवाल ऐसा होता कि 10वें सेकंड पे कितना रेवोल्यूशन किया, 2, 5वें सेकंड पे कितना रेवोल्यूशन किया, 1, पर ऐसा नहीं है। इस पूरे टाइम में कितने रेवोल्यूशन किए वो हमें बताना। Give me a yes or no if you've understood what is the question and what is the first part we have to solve. हाँ या ना? क्या सबको समझ में आ रहा है? Everybody is understanding the question. Give me a yes or no, all of you. Come on, everybody. क्या सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछने की कोशिश कर रहा है वो? बहुत ही बढ़िया,
बहुत ही बढ़िया। नाउ नाउ अच्छी तरह से मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है? अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं तो एक स्टोरी है, और वो स्टोरी एक 0 सेकंड से शुरू होती है और 10वें सेकंड पे खत्म होती है। ये एक स्टोरी है, ठीक है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 0 सेकंड्स पे, जब हम 0 सेकंड्स पे बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 0 सेकंड्स, उस 0 सेकंड्स पे आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? यानी कि अगर मैं आपको इनिशियल फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछूंगा तो मुझे पता है, आपको जवाब पता है, वो 0 है ना? 0 सेकंड्स पे तो 0 ही रहेगा ना। अभी तो कहानी शुरू नहीं हुई है, अभी तो कहानी शुरू नहीं हुई है, पर 0 सेकंड्स विल बी कंसिडर्ड एज द इनिशियल। अगर मैं आपको पूछूं कि 10th सेकंड पे कितनी फ्रीक्वेंसी थी, तो आप बोलोगे सर हमें पता है, वो 2 रेवोल्यूशंस प्रति सेकंड है। परंतु परंतु हम ये जानना चाहते हैं कि टोटल रेवोल्यूशंस कितने हुए इन पूरे सिनेरियो के बीच में, इस पूरे सिनेरियो के बीच में। इसलिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस पूरे सिनेरियो का एवरेज फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? इस पूरे सिनेरियो का एवरेज फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करेंगे हम। अब ये एवरेज फ्रीक्वेंसी निकालने का ख्याल कहां से आया? क्यों एवरेज फ्रीक्वेंसी निकालेंगे? आपको खुद को पता है कि आपके पास एक इनिशियल वैल्यू है और आपके पास एक फाइनल वैल्यू है। अगर आप इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू की मदद से आप इन लोगों का एवरेज निकालोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि प्रति सेकंड किस तरह से फ्रीक्वेंसीज चल रही थी। एवरेज क्या होता है? व्हाट डज एवरेज मींस? एवरेज का मतलब होता है कि बदलती हुई वैल्यूज का आप एक टोटल वैल्यू निकाल के बता रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप कभी स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हो, 10 लोगों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया, हर एक बंदे की वैल्यू अलग अलग आती है। हर एक बंदे की वैल्यू क्या आती है? अलग अलग आती है। अगर हर एक बंदे की वैल्यू अलग अलग आती है तो आप टीचर को जाके क्या 10 के 10 वैल्यू सबमिट कर देते हो, कि आप टीचर के पास जाके एवरेज वैल्यू सबमिट करते हो? आपको पता है कि 10 की 10 वैल्यूज अलग आई हैं, पर आप टीचर के पास जाके एक एवरेज वैल्यू सबमिट करते हो। आपको भी यहां पे पता है कि 0 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच में फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बदलती हुई रहेगी। बट व्हाट कैन वी डू इज दैट वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि 0 से 10 सेकेंड्स के बीच में हम फ्रीक्वेंसी की एक एवरेज वैल्यू निकाल के बात कर सकते हैं। एवरेज वैल्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी इसके आसपास रही होगी। हाँ, पर 10th सेकंड पे आके फ्रीक्वेंसी 2 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड हो गई होगी। अब आपने दिमाग ऐसे नहीं लगाना है, आपने दिमाग बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगाना है कि स्टार्टिंग में अगर फ्रीक्वेंसी 1 थी, पहले सेकंड पे फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, फिर दूसरे सेकंड में फ्रीक्वेंसी 2 हो गई होगी। हमें नहीं पता। हमें पता ही नहीं कि पहले सेकंड में फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, दूसरे सेकंड में कितनी हुई, तीसरे सेकंड में कितनी हुई, चौथी सेकंड में कितनी, हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है इनिशियली फ्रीक्वेंसी इतनी थी, फाइनली फ्रीक्वेंसी इतनी है, बीच में क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। इसलिए हम एवरेज निकाल के बात करेंगे। जब भी आप फ्रीक्वेंसी का एवरेज वैल्यू निकालेंगे, वो फ्रीक्वेंसी का एवरेज वैल्यू मदद करेगा आपको यह समझाने के लिए कि इन दोनों इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के बीच में आपकी फ्रीक्वेंसी किस तरह से रही होगी। दिस एवरेज वैल्यू विल टेक केयर ऑफ ऑल दैट थिंग, कि इन दोनों के बीच में आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी रही होगी, उसका टेक केयर ये कर लेगा। तो अगर आपको एवरेज फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 अगर आप कर देंगे तो आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी 0 थी, एवरेज फ्रीक्वेंसी आपकी 2 थी, और आपने डिवाइडेड बाय 2 कर देना है तो आपकी एवरेज फ्रीक्वेंसी 1 आरपीएस आ जाएगी, रेवोल्यूशन प्रति सेकंड। और मुझे ये कॉमन सेंस लगता है, मुझे ये कॉमन सेंस लगता है, और आपको भी कॉमन सेंस लगेगा कि शायद जब टायर शुरू हुआ
जब टायर घूमना शुरू हुआ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इन सब पे टायर 1 रेवोल्यूशन प्रति सेकेंड दे रहा था। पर 10वें सेकेंड तक पहुंचते पहुंचते वो 1 रेवोल्यूशन प्रति सेकेंड 2 रेवोल्यूशन प्रति सेकेंड बन गया। तो ऑन एंड होल अगर हम बात करें तो पूरे जर्नी में टायर 1 रेवोल्यूशन प्रति सेकेंड से ही घुमा है। सोच के देखो, ऐसा तो नहीं होगा ना आधा रेवोल्यूशन प्रति सेकेंड, 0.25 रेवोल्यूशन प्रति सेकेंड। इस तरह बात करने से अच्छा आपने एक एवरेज निकाल लिया। एवरेज का मतलब वापस रिपीट करता हूं, इस पूरी कहानी में यानी कि 0 सेकेंड से लेकर 10वें सेकेंड तक हम ऐसा मान रहे हैं कि ऑन एन एवरेज 1 रेवोल्यूशन प्रति सेकेंड तो हो रहा था। 10वें सेकेंड पे आते आते 2 रेवोल्यूशन प्रति सेकेंड हो गया। 10वें सेकेंड पे ऑन द 10th सेकेंड द टायर वाज हैविंग 2 रेवोल्यूशन प्रति सेकेंड। बट व्हाट अबाउट 0 to 10 सेकेंड बिटवीन 1 आरपीएस? क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? तो आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन को हैंडल करने का टेक्निक समझना पड़ेगा आपको। बोलिए, क्या आपको यह बात समझ में आती है? रिप्लाई करना पड़ेगा, सब लोगों को रिप्लाई करना पड़ेगा। क्या सब लोगों को ये बात समझ में आती है कि क्यों हम लोगों ने एवरेज फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात किया? यस विजय, धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा 5 सेकंड के बाद। पक्का? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग? दैट्स रियली ग्रेट, दैट इज रियली ग्रेट। अब सबसे पहले हमें ये सब नहीं, कम नहीं हो रहा है विजय, कम नहीं हो रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10th सेकंड पे आके 2 रेवोल्यूशंस प्रति सेकंड उसने अचीव कर लिया, तो कम कैसे होगा? जर्नी समझिए, आपने जब शुरू किया 0 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड से, तो आप 1 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड आप मान के चलिए कि स्टार्टिंग से 1 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड टायर कर रहा था, 10th सेकंड पे आते आते 2 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड हो गया। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि बीच में क्या सिनेरियो हुआ, कब 1 से 2 हुआ, या पहले कितना था अंत में कितना था, हमें कुछ नहीं पता। हम सिर्फ एक अंदाजा लगा रहे हैं। वी आर जस्ट पुटिंग एन आइडिया कि एवरेज इतना था। कब क्या था, वी डोंट नो एनीथिंग, बिकॉज क्वेश्चन उतनी डिटेल देता ही नहीं है। क्वेश्चन हमें उतनी डिटेल देता ही नहीं है। गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट इट? नाउ क्वेश्चन वापस पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन को क्या चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को चाहिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। क्वेश्चन को चाहिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। नाउ व्हाट डज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मींस? ये तो यहां तक खत्म हो गया, हम थोड़ी और नॉलेज हमारी बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन को चाहिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। अब ये क्या होता है भाई, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या होता है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को मैं n मान रहा हूं। मैं क्या मान रहा हूं? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को n मान रहा हूं। ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन डू इज दैट, now you can think about something which is called as angular displacement. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। अब ये बात मैं बहुत पहले आप लोग के साथ करके बैठा हूं। अगर आपको याद आएगा तो 1 चॉकलेट 2 रुपए की, 10 चॉकलेट कितने रुपए की, वो वाला सेंटेंस जब मैंने बोला था, तब मैंने आपको ये फंडामेंटल समझाया था कि अगर एक रेवोल्यूशन करने पे 2 पाई मिलता है और ये 2 पाई आपका थीटा है, एक रेवोल्यूशन अगर कोई बंदा करता है तो वो 2 पाई थीटा बनता है। तो अगर कोई n रेवोल्यूशंस करेगा तो कितना थीटा बनेगा? थीटा बनेगा 2 पाई n। सोच के देखिए, सोच के देखिए, कॉमन सेंस वाली बात है। कोई बंदा आपके पास आता है, याद रखिए ये जो n है, ये जो n है, ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का n है। फ्रीक्वेंसी को इस क्वेश्चन में मैं f से डिनोट कर रहा हूं, जस्ट लुक एट दैट। वरना कभी कभी फ्रीक्वेंसी को भी n से डिनोट किया जाता है, बट कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए स्टार्टिंग से मैं फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट कर रहा हूं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को मैंने n से डिनोट करना शुरू कर दिया है, और मैंने यहां पे थीटा का फॉर्मूला लिख दिया है। प्लीज डोंट कंसीडर कि ये फॉर्मूला तो ओमेगा का भी था। ओमेगा का जो फॉर्मूला होगा हमारे इसमें 2 पाई f लिखा जाएगा। f
2πn भी लिखते हैं, वहां का n फ्रीक्वेंसी का n होता है और ये n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का n है। फर्क समझो। मैं आपसे ये कह रहा हूं, कोई बंदा आपको आके बोलता है मैंने एक रेवोल्यूशन किया, बताओ मेरा थीटा कितना है। आप यहां पे 1 पुट करो और आप उसको बोलो तेरा थीटा 2π का है, खत्म हो गई बात। कोई बंदा आपको आके पूछता है मैंने 2 रेवोल्यूशन किए, बता मेरा थीटा कितना है, यहां पे 2 पुट करो, 2 2 जा 4, तेरा थीटा 4π का है। This formula is giving you a relationship between an angular displacement and your number of revolutions. Is everybody okay with this formula? Everybody is understanding what is small n and what is the relationship between angular displacement and this formula? Come on everybody. Everybody is okay with this thing? ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? ये फॉर्मूला तो वैसे भी पॉपुलर है, आप पहले से जानते हैं ये फॉर्मूले के बारे में। आपने मेरा ये एग्जांपल समझा। अगर कोई आपको बोलता है कि मेरा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 1 है, तो ये फॉर्मूले में 1 पुट करोगे आपको 2π मिलेगा। अगर कोई बोलता है आप मेरा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 2 है, ये फॉर्मूले में 2 पुट करो, 2 2 4, मेरा 4π रेवोल्यूशंस, 4π मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। मैंने आपको ये बात क्यों बताई? व्हाई डिड आई टेल यू अबाउट दिस पॉइंट? अगर आप नोटिस करेंगे तो अपने पास एक बहुत ही सादा फॉर्मूला होता है। बचपन में एक बहुत सादा फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने। सादा फॉर्मूला ये पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना होगा तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। पर अगर मैं यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात करूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरा एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में थीटा लिख सकता हूं, एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा लिख सकता हूं और टाइम में टी लिख सकता हूं। बस जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है मैं यहां पे एंगुलर वेलोसिटी को एवरेज मानूंगा, क्योंकि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी एवरेज में निकली है तो मैं एंगुलर वेलोसिटी भी एवरेज में मानूंगा। थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2πn, अभी अभी मैंने निकाला। एंगुलर वेलोसिटी की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2πf एवरेज इनटू टाइम। यहां से 2π कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब मेरा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला आता है f एवरेज इनटू टाइम। f एवरेज इनटू टाइम। सौरभ मौर्य आप बात को नहीं समझ रहे बेटा। अगर एवरेज आपका 1 आरपीएस है तो 10th वाले में 2 रेवोल्यूशंस कैसे होगा? यही दिमाग आपको तब से लगाना था सौरभ मौर्य, यही दिमाग आपको समझना है। मैं वही आपको कह रहा हूं। आप क्या सोच रहे हो सौरभ मौर्य कि अगर एवरेज 1 आरपीएस है तो 2 आरपीएस आपका 10th पे कैसे हो गया? ऐसे नहीं सोचना है। आप क्या सोच रहे हो कि अगर एवरेज 1 आरपीएस है इसका मतलब हर एक सेकंड आपकी फ्रीक्वेंसी 1 आरपीएस से बढ़नी चाहिए। आप ऐसा सोच रहे हो तो 10वें सेकंड पे आते आते आपकी फ्रीक्वेंसी 10 आरपीएस हो जाएगी। ऐसा किसने कहा आपसे? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डज एवरेज मीन्स? आप एक अपने दोस्त को बता रहे हो कि मैं यहां से एक पर्टिकुलर जगह पे गया था और ऑन एन एवरेज मैंने अपनी गाड़ी को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाया। इसका मतलब यह है कि आपने हर एक मिनट पे अपनी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाई? क्या इसका मतलब यह है कि हर एक घंटे में आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से बढ़ी? एवरेज का मतलब क्या है? व्हाट इज एवरेज? एवरेज का मतलब है कि इनिशियल आपकी गाड़ी की रफ्तार 0 होगी, फाइनली आपकी गाड़ी की रफ्तार 110 होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर 0 से 110 आपने इनिशियल और फाइनल चलाई है गाड़ी। मतलब कम से कम स्पीड आपकी बाइक की 0 है, मैक्सिमम स्पीड हो सकता है आपने हाईवे पे 100 किलोमीटर पर आवर की भगा दी हो। पर आपका एवरेज स्पीड क्या था? एवरेज स्पीड मतलब अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में 1 घंटा लगा, उस 1 घंटे में आपकी गाड़ी का एवरेज क्या है? आपकी गाड़ी का एवरेज स्पीड क्या है? Saurabh Moria, are you understanding what does average speed means? Now you're understanding what is average frequency is. अब आप ऐसे, अब मुझे एक बात ऐसे बताओ कि आप अपने दोस्त को बोलोगे मैंने अपनी गाड़ी एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर पे चलाई थी, और आपका दोस्त आपको बोलता है अगर तूने एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर पे चलाई तो तेरी गाड़ी 100 पे कैसे पहुंच गई? अबे एवरेज का और तेरे गाड़ी के मैक्सिमम स्पीड का क्या लेना देना है? एवरेज क्या होता है? एवरेज टोटली डिफरेंट थिंग है। एवरेज ये बोलता है कि 1 घंटे में आपने आपकी गाड़ी की एवरेज कितनी थी। मतलब हो सकता है कि 1 घंटे में आपकी गाड़ी कभी 10 पे चल रही है, कभी 20 पे चल रही है, कभी 30 पे चल रही है, कभी 50 पे चल रही है, कभी 80 पे चल रही है, वापस कभी ब्रेक मारा आपने 60 पे गाड़ी आ गई, वापस कभी 100 पे चल रही है। एवरेज इन सब का एवरेज होता है। ठीक है सौरभ मौर्य, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। यू डोंट हैव टू थिंक जो आपने लिखा चैट सेक्शन में वैसे आपने थिंकिंग नहीं रखनी है, वही हम तब से डिस्कशन कर रहे थे। क्या ये फॉर्मूला सबको समझ में आया?
दिस इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज टाइम। यस दानेश्वरी, आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी लिख सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। अब सिर्फ एक लाइन बाकी है और हमारा काम खत्म हो जाएगा। एन हमें निकालना है, यानी कि हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं। एवरेज फ्रीक्वेंसी आपने 1 निकाली थी, अगर आपको याद आएगा तो, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम कौन सा टाइम आपने लिखना है? टोटल। उसने बोला ना, उसने क्या बोला, जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन दीज 10 सेकेंड्स। दीज बोलता है, दीज बोलने का मतलब क्या हुआ? टोटल 10 सेकेंड जब गुजरे तो सामने वाली पार्टी ने कितने रेवोल्यूशंस किए, तो इसलिए टाइम हम टोटल 10 लेंगे। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आएंगे 10 रेवोल्यूशंस। ये रहा आपका फाइनल आंसर, और आप चेक कर सकते हैं टेक्स्ट बुक से मैच भी हो रहा है। और कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, सोच के देखो। अगर आपका एवरेज फ्रीक्वेंसी 1 आरपीएस है तो कॉमन सेंस वाली बात है 10 सेकंड में 10 ही तो रेवोल्यूशन करेगा। सोच के देखो, सोच के देखो, कॉमन सेंस वाली बात है। कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आपके एवरेज फ्रीक्वेंसी 1 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड है तो 10 रेवोल्यूशन गुजरने पे ऑब्वियस सी बात है, आप 10 सेकंड गुजरने पे ऑब्वियस सी बात है आपने 10 रेवोल्यूशन ही किए होंगे। इज दैट क्लियर? अजमिन काजी, मेरी आवाज आ रही है? आपका कुछ गड़बड़ होगा, चेक कीजिए। सब लोग को मेरी आवाज आ रही है? सब लोग कोई क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है? कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, गिव मी ए यस और नो। 12th स्टैंडर्ड में आप बच्चे की तरह बिहेव नहीं करना है। 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो आप लोग, कल परसों से आप लोग का इंफिनिटी बैच चालू हो जाएगा, तब क्या करोगे आप लोग? बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना है, इमेजिनेशन बढ़ाना है, थोड़ा आप लोगों ने अच्छी तरह से खुद को अंडरस्टैंड करना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। हाया ना हो जाए सब लोग के दिमाग में। आगे बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ पहले अभी एक हुआ है, एक पार्ट हुआ अभी तक से, ये देखो सिर्फ एक पार्ट हुआ अभी तक से, अभी दूसरा पार्ट बाकी है। तैयार हो जाए दूसरे पार्ट के लिए? चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दूसरे पार्ट पे हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन हम लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है। क्वेश्चन जब तक हम अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। मेक इट अ हैबिट टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। सेकेंड पार्ट आपको यह बोलता है टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन। सोचो, सोचो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। चैप्टर पढ़ते वक्त किसने सोचा था इसे क्वेश्चन बनेंगे? हम तो पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ऐसा फॉर्मूला वैसा फॉर्मूला, ये करो वो करो, बस। जब क्वेश्चन पूछता है तो जमीन आसमान का फर्क निकलता है जो आप पढ़ते हो और जो जो क्वेश्चन पूछता है उसमें। पर नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज से ज्यादा इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है, इमेजिनेशन से ज्यादा क्वेश्चन आप किस तरह से पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा वो आपसे क्या पूछना चाहता है। टाइम टेकन फॉर इज फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब क्या है? फर्स्ट रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा, ये पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? सेम पूछ रहा है, लास्ट रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा। अब आप सोच रहे होंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि सर देखो, अभी अभी क्वेश्चन क्या बोला था? अभी अभी क्वेश्चन क्या बोला था कि जब 10वां सेकंड हुआ था, क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन बोला था कि नहीं बोला था कि जब 10वां सेकंड हुआ था, 10वें सेकंड में आपका टायर 2 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड कर रहा था, कर रहा था। सबको ये बात पता है? 10वें सेकंड पे आपका टायर 2 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड कर रहा था।
और अगर मुझे क्वेश्चन ये पूछता है कि आखिरी रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा, आखिरी रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा, अगर मुझे ये पूछ रहा है, तो इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का कोई लेना देना नहीं है। सोच के देखो, सोच के बिल्कुल ध्यान से देखो, ये बात को आपको समझना पड़ेगा। हमें यह बताना है कि पहला रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा, मतलब वो एंट को पहली बार घूमने में कितना टाइम लगा, और जब वो लास्ट रेवोल्यूशन कर रही थी, यानी कि 10वीं रेवोल्यूशन कर रही थी, तब उसको घूमने में कितना टाइम लगा। क्वेश्चन बैठा है दिमाग में, क्वेश्चन दिमाग में बैठा है, निकालना क्या है, ये बात सबको समझ में आ रही है? एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? निकालना क्या है, पहला रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा, और दूसरा रेवोल्यूशन करने, दूसरा नहीं, आखिरी रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा। हमें ये दो बातें बतानी है। एवरीबडीज अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? वेरी गुड, वेरी गुड। अरे अरे एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग, क्या बात चल रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्या बात चल रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है पहला रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा और आखिरी रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा। टाइम बताओ, टाइम, टाइम बताओ, कितना टाइम लगा पहला रेवोल्यूशन करने में और आखिरी रेवोल्यूशन करने में, टाइम बताना है हम लोग को। ठीक है, अब हाँ, मैं यही वेट कर रहा था, मैं यही वेट कर रहा था कि लोग आंसर 1 सेकंड का देंगे। यही तो क्वेश्चन है, इसीलिए तो आप फंस जाओगे। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे सोचते हैं कि सर देखो, अभी अभी हमने क्या निकाला, अभी अभी हमने निकाला एवरेज फ्रीक्वेंसी। निकाला कि नहीं निकाला सर हम लोगों ने एवरेज फ्रीक्वेंसी? अगर हमने एवरेज फ्रीक्वेंसी निकाला और हमें यह पता है कि ऑन एन एवरेज 1 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड हो रहा है, ये हमें पता है ना सर कि ऑन एन एवरेज 1 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड हो रहा है, तो सर पहला रेवोल्यूशन जब हुआ होगा तो उसने 1 सेकंड लिया होगा सर। और देखो हमारे सर, हमारा कैसा है ना सर, देखो ना सर, टोटल रेवोल्यूशन भी 10 सेकंड आ रहे, 10 रेवोल्यूशन आ रहे कि नहीं सर? तो देखो सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब पहला पहला रेवोल्यूशन होगा तो 1 सेकंड लगेगा, दूसरा रेवोल्यूशन होगा वापस 1 सेकंड लगेगा, तीसरा रेवोल्यूशन 1 सेकंड, ऐसे करते करते सर हमें पता है ना कि 1 सेकंड में 1 रेवोल्यूशन हो रहा है। तो सर इसमें निकालना क्या है फिर? पता है हमें 1 सेकंड में 1 रेवोल्यूशन हो रहा है, खत्म हो गई बात। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो अभी यहां पे फ्रीक्वेंसी निकाली है, वो फ्रीक्वेंसी पूरे के पूरे टाइम की एवरेज फ्रीक्वेंसी है, पूरे के पूरे टाइम डोमेन की एवरेज फ्रीक्वेंसी 1 आरपीएस है। जैसे कि मैंने अभी एक बच्चे को एग्जाम्पल देके समझाया कि हो सकता है कि जब आप अपनी गाड़ी चला के एक पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हो तो आपकी गाड़ी 1 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंची। इमेजिन करके देखो, आपको एक चीज बिल्कुल समझ में आएगी। आपने 0 आर से लेके 1 आर तक अपनी गाड़ी चलाई, और इस 0 आर से लेके 1 आर के बीच में आपकी गाड़ी की जो रफ्तार थी वो हो सकता है वो 0 मीटर्स पर सेकेंड टू 110 किलोमीटर प्रति सेकेंड पे वेरी हुई हो। 0 मीटर्स पर सेकेंड से 110 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक आपकी गाड़ी की स्पीड वेरी हुई हो। ये आपकी गाड़ी की मिनिमम स्पीड होगी और ये आपकी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड होगी। पर आपको पता है क्या, पर आपको पता है क्या, अगर आप अपनी गाड़ी का एवरेज निकालना चाहते हैं,
अगर आप अपनी गाड़ी का एवरेज निकालना चाहते हैं, और अगर आपने अपनी गाड़ी का एवरेज निकाल भी लिया, और वो समझो एवरेज आपकी गाड़ी का आया 60 किलोमीटर पर आवर, तो क्या आप सामने वाले को यह बताना चाहते हो, अगर ये आपकी गाड़ी का वेलोसिटी का एवरेज आया है, तो क्या आप सामने वाले को यह बताना चाहते हो कि आप प्रति घंटा 60 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे थे? इज इट ट्रू? Is it true that you want to say this person that I was driving 60 kilometer per hour? That means my speed was 60 kilometers every hour. No, you are not saying this to the person. What does average velocity 60 kilometers per hour का मतलब क्या है? Average velocity अगर आपकी 60 किलोमीटर पर आवर आ रही है, इसका मतलब है हो सकता है आपकी गाड़ी की स्पीड कभी 0 किलोमीटर पर आवर हो सकता है आपकी गाड़ी की स्पीड कभी 10 किलोमीटर पर आवर हो सकता है आपकी गाड़ी की स्पीड कभी 25 किलोमीटर पर आवर हो सकता है कभी 50 हो, कभी 60 हो, कभी 80 पे चला दी, कभी 110 पे चला दी, वापस 20 पे चला दी हो, वापस कभी 0 पे चला दी। 0 घंटे से 1 घंटे के बीच में जब आपने गाड़ी चलाई है, तो आपकी गाड़ी ने बहुत सारे वेलोसिटीज लिए होंगे। इन सारी वेलोसिटीज का एवरेज मिला के 60 आता है। मतलब ऑन एन एवरेज आपने 60 पे गाड़ी चलाई है, पर यह चीज ये नहीं बताती कि आपने 60 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा पे चलाया। एवरेज की बात कर रही, एवरेज। अगर 1 आरपीएस एवरेज है, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रति सेकंड एक रेवोल्यूशन हो रहा है। गलत इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में ना भरिए, सोचिए, समझिए और फिर देखिए, किसी चीज से उसको एनालिसिस कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा दैट एफ एवरेज इफ इट इज 1 आरपीएस, दिस थिंग इज नॉट टेलिंग यू दैट एट एवरी सेकेंड यू आर हैविंग 1 रेवोल्यूशन। इफ दिस इज पॉसिबल, अगर ऐसा होता तो पहले रेवोल्यूशन के लिए भी 1 सेकेंड लगता और 10वें रेवोल्यूशन के लिए भी 1 सेकेंड लगता, अगर एक रेवोल्यूशन प्रति सेकेंड हो रहा है तो। कॉमन सेंस वाली बात होती। टेक्स्ट बुक का आंसर फिर ऐसा क्यों है? फिर टेक्स्ट बुक का आंसर √10 सेकंड्स और टेक्स्ट बुक का आंसर 0.513 सेकंड्स क्यों है? फिर टेक्स्ट बुक ऐसा आंसर क्यों दे रहा है? क्योंकि ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। बोलो, बात समझ में आ रही है? Are you understanding why the answer is not 1 revolutions प्रति? Why the answer is not 1 second? आंसर 1 सेकंड क्यों नहीं है, ये पहले समझ जाओ। आधे बच्चों के दिमाग में आ गया होगा, क्वेश्चन पढ़ते ही जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन बोलता है पहला रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा। आपने बोला अरे यार फ्रीक्वेंसी 1 आरपीएस है, मतलब 1 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड कर रहा है, इसका मतलब पहला रेवोल्यूशन करने में 1 सेकंड लगा होगा, 10वां रेवोल्यूशन करने में भी 1 सेकंड लगा होगा। कॉमन सेंस वाली बात है। पता नहीं क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ रहा है, ऐसा कॉमन सेंस नहीं है। 1 आरपीएस एवरेज है। और अभी आप एक गाड़ी की एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आपने इसको ऐसे बोल दिया कि मेरी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे पे चल रही थी, अरे ये एवरेज बात कर रहे हो। आपकी गाड़ी क्या 60 किलोमीटर पर आवर पे चली 1 घंटे तक? नहीं भाई, आपकी गाड़ी ने बहुत सारी वेलोसिटीज दी, ऑन एन एवरेज बात कर रहे हो। हाँ या ना हो जाए पहले, सबसे पहले give me a yes or no all of you for understanding what does this question wants to ask you and what you have in your hand। उसमें और आपके क्वेश्चन ने आपको क्या पूछा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आंसर 1 आरपीएस नहीं है, आंसर 1 सेकंड नहीं है। give me a yes or no all of you for understanding what the question has given and what we have to find out। अरे रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, बहुत ही बढ़िया, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। तो अभी सवाल ये उठता है कि सर ये तो हमें समझ में आ गया, अब करेंगे कैसे सर, ये तो बताओ। बताता हूं, ध्यान से मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें यह पूछना चाहता हूं, सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा, मैं वो ये पूछना चाहता हूं कि आप जब बात कर रहे हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ होगा, जब पहला रेवोल्यूशन हुआ होगा, है ना, तो पहले रेवोल्यूशन होने पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ होगा? बस मुझे इतने का जवाब तुम पहले दे दो।
टेंशन मत लो, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम्हें घोल के पिला दूंगा, बस मुझे इतना जवाब दो, पहला रेवोल्यूशन जब हुआ होगा, पहला रेवोल्यूशन जब हुआ होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं θ1 पकड़ रहा हूं वो कितने का होगा? क्या लगता है तुम्हें? बताओ। कॉमन सेंस वाला सवाल पूछा है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। पहला रेवोल्यूशन हुआ, तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ? बस सिंपल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, बोलिए। अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू। बहुत ही बढ़िया, 2 पाई का हुआ रहेगा। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है ना? सब लोग को ये बात समझ में आ रही है ना? हाँ हाँ, ठीक है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझो, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से तुम लोग को समझना है, ठीक है? इस एक इंफॉर्मेशन का यूज करके, इस एक इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं पहले रेवोल्यूशन का टाइम निकाल के दिखा सकता हूं। कैसे? मैं तुम्हें बताता हूं, कैसे मैं तुम्हें बताता हूं। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना। बचपन में एक फॉर्मूला था, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, बचपन में एक फॉर्मूला था, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आपको ये बात पता होगी। S माने डिस्प्लेसमेंट, U माने इनिशियल वेलोसिटी, T माने टाइम, हाफ माने हाफ, A माने एक्सेलरेशन, T माने टाइम। इसकी जगह पे मैं लिखूंगा थीटा, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा ओमेगा इनिशियल टाइम प्लस हाफ अल्फा टाइम का स्क्वायर। देखो उस वाले फॉर्मूले को किस तरह से मैंने मेरा वाला फॉर्मूला बना दिया। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को मैंने अपना वाला फॉर्मूला कैसे बना लिया, तुमने देखा। U इनिशियल वेलोसिटी होती है, मैंने उसके बदले इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पुट कर दी। टाइम तो हर जगह पे सेम होगा, और एक ही जगह पे मैंने अल्फा पुट कर दिया। अब क्या? अब क्या? अब ये कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक है? ये होगा मेरा 6th पेज, ये होगा मेरा 7th पेज। क्या फॉर्मूला लिखा मैंने? मैंने फॉर्मूला लिखा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टाइम प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है? अब ओमेगा इनिशियल कितना था? व्हाट इज ओमेगा इनिशियल? ओमेगा इनिशियल था 0। कॉमन सेंस वाली बात है। क्या इनिशियली आपके टायर के पास कुछ थी वेलोसिटी? नहीं थी। आपको पहले से ही पता है, इनिशियली अगर आपका फ्रीक्वेंसी 0 था तो आपके टायर की एंगुलर वेलोसिटी भी इनिशियली 0 होगी, तभी तो आपने पुटअप भी स्टार्टिंग में किया था। तो आपके थीटा का फॉर्मूला बदल जाता है हाफ अल्फा टी स्क्वायर में। देख लो, अब तुम्हें पता है कि जो थीटा है वो 1 रेवोल्यूशन है। 2 पाई मतलब 1 रेवोल्यूशन होता है, ये तुम्हें पहले से पता है। टाइम तुम्हें निकालना है, एक रेवोल्यूशन का टाइम तुम्हें निकालना है। अगर मुझे कहीं से अल्फा मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। थीटा 1 पुट कर सकता हूं मैं, याद रखिए 2 पाई की जगह पे आप थीटा 1 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन बराबर ही 2 पाई होता है, और ये बराबर थीटा होता है। तो आप थीटा की जगह पे 2 पाई भी पुट कर सकते हो या 1 भी पुट कर सकते हो, अगर आप रेवोल्यूशन के हिसाब से बात कर रहे हो। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? रेवोल्यूशन आपको पूछा है, एक रेवोल्यूशन, इसलिए मैंने एक पुट कर दिया। अब बस हाफ अल्फा आ जाए, टाइम मुझे निकालना है। ये कहानी इतनी सिंपल हो जाएगी अगर मुझे अल्फा मिल जाए। और अल्फा मुझे कैसे मिलेगा? मुझे अल्फा कैसे मिलेगा? अब मैं वापस एक फॉर्मूला लगाऊंगा अल्फा निकालने के लिए। अल्फा निकालने के लिए जो मैं फॉर्मूला निकालना चाहता हूं वो फॉर्मूला मुझे बचपन में सिखाया गया। क्या सिखाया गया? एंगुलर एक्सेलरेशन के पहले लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अल्फा का फॉर्मूला होगा क्या? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अल्फा का फॉर्मूला हो सकता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस 0 अपॉन टाइम, क्योंकि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो 0 है।
अल्फा का फॉर्मूला हो सकता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अल्फा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई फाइनल फ्रीक्वेंसी अपॉन टाइम। अगर आपको बात समझ में आ रही होगी तो। किसी को ये जर्नी समझ में आई? किसी को समझ में आया? मैंने 11th के फॉर्मूले से 12th का फॉर्मूला बनाया, पुट किया, कैसे जर्नी आगे जा रही है, किसी को समझ में आ रहा है मैं अल्फा कैसे निकाल रहा हूं? कम ऑन गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू, फटाफट मुझे यस दो। समझ में आया? सब लोग को ये बात समझ में आ रही है कि किस तरह से हम बात कर रहे हैं? ठीक है, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पे हम लोग डायरेक्टली रेवोल्यूशन में सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे हम लोग डायरेक्टली किसमें सॉल्व कर रहे हैं? रेवोल्यूशन में सॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे पुट करना चाहिए था 2 पाई, पर मैंने डायरेक्टली पुट किया 1 रेवोल्यूशन। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपको अगर ये बात नहीं परवड़ी हो, तो आप डायरेक्टली थीटा की जगह पे 2 पाई पुट कर सकते हो, कोई वांदा नहीं। डायरेक्टली थीटा की जगह पे 2 पाई पुट कर सकते हो, ठीक है। यहां से आपको अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 पाई। फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी थी? दो थी आपकी फाइनल फ्रीक्वेंसी। और वो 2 फ्रीक्वेंसी जब आई तब टाइम 10 हो रहा था। ये देखो, पहला स्टेटमेंट लिखा है ऑन 10th सेकेंड 2 रेवोल्यूशंस प्रति सेकेंड। फाइनल फ्रीक्वेंसी 2 रेवोल्यूशन प्रति सेकेंड ऑन 10th सेकेंड, इसलिए मैंने यहां 10th पुट किया, बराबर है। अल्फा आपका कितना आ जाएगा? अल्फा आपका आ जाएगा 2 पाई बाय 5 आपका अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा आपका तैयार है। मैंने 2 1 जा 2 5 जा 10, बस इतना सॉल्व किया। अब मैं पुट कर रहा हूं 2 पाई बराबर हाफ इनटू अल्फा कितना आया मेरा? 2 पाई बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर। यहां से 2 पाई कैंसिल हो गया, बराबर है 5 2 जा 10, 10 उधर चले जाएगा। टी बराबर √10 सेकेंड्स। आप आंसर देख सकते हैं, पहले वाले उसका √10 सेकेंड्स आंसर आ रहा है। सिनेरियो देख रहे हो? सिनेरियो देख रहे हो? एकदम सिंपल अप्रोच लगाया मैंने, एकदम सिंपल अप्रोच। खाली मैंने एक नॉलेज का इस्तेमाल किया। वो एक नॉलेज क्या थी कि एक रेवोल्यूशन होने के लिए 2 पाई का इस्तेमाल किया मैंने। ये फॉर्मूला अगर आपको क्लिक हो गया होता तो आप भी ये फॉर्मूला से आप आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि अगर थीटा बराबर 2 पाई है, ओमेगा इनिशियल 0 है, आप ये फॉर्मूले को देखकर खुद ही समझ गए होंगे कि अल्फा निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। वैसे भी टी निकालना है। 2 पाई पुट किया, अल्फा आपने इस वाले टेक्नोलॉजी से निकाला, हाफ की जगह पे हाफ, अल्फा की जगह पे 2 पाई बाय 5, 2 पाई कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, वो उधर जाएगा, 5 2 जा 10 उधर जाएगा, 10 बराबर टी स्क्वायर, टी बराबर √10, काम खत्म। क्या आपको अल्फा का फॉर्मूला समझा कैसे लिखा आप लोग ने? ओमेगा फाइनल की जगह पे 2 पाई एफ फाइनल बाय टी। एफ फाइनल 2 रेवोल्यूशन था और टाइम 10 सेकेंड हो रहा था, कैंसिल किया, पुट किया, आंसर आ गया, काम खत्म है। हाँ या ना हो जाए? हाँ या ना हो जाए? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। द ग्रेट थिंग इज लेक्चर का टाइम खत्म हो गया और पूरे लेक्चर में हमने अभी तक से इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट भी नहीं किया। मैं चाहता हूं कि आप ये सोचने में अपना टाइम स्पेंड करें आज कि फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन का टाइम मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है।
क्या आप लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन कैसे होगा, आंसर ये कैसे आएगा, क्या आप ये खुद से ट्राई करना चाहेंगे? डोंट टेक टेंशन, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आके इसको पक्का आप लोग के लिए सॉल्व करूंगा, बट क्या आप इस चीज को एक ट्राई देना चाहेंगे? और क्या आप समझ रहे हैं कि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स का डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा होने वाला है? ऐसे ही मुंह उठा के पहुंच जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। एज अ होमवर्क, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। आप लास्ट रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा, इसका आप दिमाग लगाएं। सिमिलर टेक्नोलॉजी आप फॉलो करें, जिस तरह से मैंने सिमिलरली यूज किया है आप उस तरह से सिमिलरली यूज कर सकते हैं। एक हिंट मैं आपको दे देता हूं, जो अल्फा का वैल्यू मैंने अभी निकाला है वो अल्फा का वैल्यू आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि एक यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन था। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब ये जो अल्फा की वैल्यू निकाली है ये 0 से 10वें सेकंड तक कहीं पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब आप अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि 10वें सेकंड में कितना टाइम लगा होगा, 10वां सेकंड नहीं सॉरी 10वां रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा होगा, ये आप कैसे निकाल सकते हो? आप अपना दिमाग चलाइए, करोगे? डू पोस्ट मी ऑन व्हाट्सएप। अगर आपका दिमाग चल गया तो व्हाट्सएप पे मुझे पोस्ट करके बताइए, हाँ या ना। गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। अगर आपका दिमाग चल गया तो पोस्ट करेंगे मुझे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है? अगले लेक्चर में मिलते हैं। चलो बाय क्लास, टेक केयर ऑल ऑफ यू।